मैंने जनवरी में वीडियो डाली थी कि सारा पेपर मेरे नोट से आएगा 80%। फिर भी मैंने बोला था कि 20% हो सकता है आगे पीछे आए। 100% GS1 का पेपर मेरे नोट से आया, 100%। इस वीडियो में पूरा प्रूफ दूंगा। इसका रिजल्ट क्या मिला मुझे उस वीडियो का? मॉकरी, क्रिटिसिज्म, कि ये नया लड़का आया है, ये क्या करेगा। ठीक है, वो 10-10 मंजिल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो लाखों फीस ले रहे हैं, जब वो नहीं करा पा रहे हज़ारों एम्प्लॉयज़ के बाद भी, ये क्या कराएगा। लेकिन सच कभी छुपता नहीं है, मेहनत कभी छुपती नहीं है। जो दो लड़के कोने में बैठ के मेहनत कर रहे थे, पूरे साल मेहनत करी है, उसका रिजल्ट आज मिला है। एक एक क्वेश्चन का सबूत दूंगा मैं। डिस्कस द सैलिएंट फीचर्स ऑफ हड़प्पन आर्किटेक्चर। हालांकि ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये तो काफ़ी इजी है। जो टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, डिवीज़न ऑफ सिटी, देखो कितने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे तरीके से आपको किसी नोट्स में मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सीटाडेल, अर्बन टाउन प्लानिंग, ठीक है, फिर लोअर टाउन प्लानिंग, ग्रिड पैटर्न, प्री प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीट फीचर्स, स्टैंडर्डाइज्ड ब्रेक्स, कंपैरिजन ओवर अदर सिविलाइजेशन, डिज़ाइन ऑफ हाउसेज, सैनिटेशन विद इन हाउसेज। इतना डिटेल में कोई देगा आपको? ठीक है, ड्रेनेज सैनिटेशन सिस्टम में क्या क्या सिस्टम था, ठीक है, विद डायग्राम्स एंड एवरीथिंग। फिर सीटाडेल की किस तरीके से प्लानिंग हुई, इतना डिटेल में मैंने बता रखा है ये। ठीक है, तो पूरा आप इसमें क्या 10 नंबर का आंसर नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। फिर अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म। अब भाई ये मेंस के नोट्स में कौन कवर करेगा? भाई हमने कवर करा है। ठीक है, फिर उस पर क्वेश्चन भी पूछा था अर्बन प्लानिंग पे। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या रही है, तो पूरा इसमें क्वेश्चन भी पूछा था और क्वेश्चन का आंसर भी दिया था तरीके से। इतने सारे पॉइंट्स लिखाए थे। ठीक है, इतने सारे पॉइंट्स लिखाए थे, यू कैन जस्ट थिंक ऑफ इट। अकबर रिलीजियस सिंक्रेटिसिज्म, कि अकबर की रिलीजियस इक्वलिटी रिफॉर्म थी, जिजिया एबोलिश कर दिया, पिलग्रिमेज टैक्स एबोलिश कर दिया, फोर्स कन्वर्जन को बंद कर दिया। ठीक है, कॉम्पिटेंस देखी, रिलीजन नहीं देखा, मनसबदारी सिस्टम में भी हिंदुओं को लेके आया, सुलह कुल पॉलिसी अपनाई रिलीजियस हारमनी के लिए। ठीक है, फिर ऑर्थोडॉक्सी को एबोलिश कर दिया, मिस्टिसिज्म की तरफ ले गया, इबादत खाना खोल दिया जिसमें सारे धर्मों के लोग आ सकते थे। ठीक है, फिर मज़ार कर दिया कि रिलीजियस अथॉरिटी जो है वो उसने एबोलिश कर दी। रिलीजियस ट्रेडिशंस जितने भी अदर थे रिलीजन्स के, वो सबको अपनाने लगा। ठीक है, तौहीद इलाही लेके आया जिसमें डिवाइन मोनोथीज़म की पॉलिसी लेके आया। सोशल कल्चरल एजुकेशन रिफॉर्म्स। छोटा सा क्वेश्चन है, हमने कवर किया। फिर स्कल्पचर फील्ड विद चंदेला आर्ट फॉर्म। अब ये चंदेला आर्ट फॉर्म यार कौन कवर करेगा मेंस के नोट्स में? भाई चंदेला आर्ट फॉर्म हमने कवर किया। ये देखो, खजुराहो स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, चंदेला रूलर्स, चंदेला डायनेस्टी। ठीक है, सारे फीचर इसमें बता रखे हैं विद डायग्राम्स। कौन कौन से टेम्पल हैं, सारे एक एक टेम्पल के फीचर बता रखे हैं। 64 योगिनी टेम्पल जो प्री में पूछा था, उसका भी, ये भी चंदेला फॉर्म ऑफ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है। तो 3 टेम्पल इसमें आते हैं जिस पे हमारा इंडियन पार्लियामेंट है, उसकी भी हमने डिटेल कवर करी है। ये रिजल्ट है दो लोगों के काम करने का। क्लाइमेट चेंज एंड सी लेवल राइज, मैनी आइलैंड नेशन को कैसे इफेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था इंडिया के आइलैंड्स को कैसे इफेक्ट करेगा। ठीक है, आइलैंड नेशन पे भी वही इम्पैक्ट पड़ेगा, बस आपको आइलैंड नेशन के नाम लिखने हैं, मॉरिशस, सेशलिस, ठीक है, वनुआटू, टुवालू, जो जितने भी हैं हमारे पैसिफिक आइलैंड नेशन, बस उतना अंतर रखना है। ठीक है, एक एक जगह नहीं, 3-3 4-4 जगह हमने इसका आंसर दे रखा है। ठीक है, कि क्लाइमेट चेंज एंड, इसमें क्लाइमेट चेंज के जो जो इम्पैक्ट हैं वो सारे इम्पैक्ट दे रखे हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड इम्पैक्ट, ठीक है, नेचुरल इम्पैक्ट्स, हर जगह, और ये टेम्परेचर वेरिएशन जो उससे आता है। ठीक है, तो ये सारे इम्पैक्ट हमने क्लाइमेट चेंज के दे रखे हैं और ये आइलैंड नेशन पे भी अप्लाई होते हैं। पहला तो ये है। अब आप बोलोगे ये स्पेसिफिक नहीं है, एक सेकेंड, स्पेसिफिक ले लो। इम्पैक्ट ऑन कोस्टल स्टेट्स, सी लेवल राइज, कोस्टल इरोजन, विद फैक्ट्स दे रखा है, सॉल्ट वाटर इंट्रूजन, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म, लॉस ऑफ मरीन डाइवर्सिटी। एक जगह नहीं है, और भी जगह हैं, देखो पूरा दे रखा है कि इंडियन ओशन रीजन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्लाइमेट चेंज का। कोस्टल इनंडेशन, लैंड लॉस, थ्रेट्स टू कोस्टल सिटीज़ लाइक मुंबई, चेन्नई। ठीक है, फिर इसमें एग्रीकल्चर, लैंड लाइवलीहुड इम्पैक्ट, कोस्टल बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट पड़ेगा, कोरल रीफ, लगून वगैरह खत्म हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, क्लाइमेट माइग्रेशन हो जाएगी, इकोनॉमिक लॉसेज हो जाएंगे, अर्बन वल्नरेबिलिटी हो जाएगी, 4% ऑफ GDP लॉस होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से 2.8% होगा।
है ना। फिर जियो स्ट्रैटेजिक एंड स्ट्रैटेजिक इम्प्लीकेशन है कि भाई चाइना ने कब्जा लिए सारे के सारे पैसिफिक आइलैंड नेशन, ठीक है, उनका वे फॉरवर्ड। तो ऐसे पॉइंटेड मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दे रखे थे, ठीक है। नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़, व्हाट आर दी एक्टिविटी रिलेटेड टू फिजियोग्राफिक फीचर्स इन इंडिया। अब ये थोड़ा था कि नॉन फार्म फार्म में आपको थोड़ा डिस्टिंग्विश करना था। अब फिजियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मैंने आपको सारे दे रखे थे, ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। ये रहे फिजियोग्राफिक फीचर्स ऑफ इंडिया, क्वेश्चन में ही दे रखे हैं कि हिमालयन रीजन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है, आइलैंड्स। और ये तो क्वेश्चन में है, हमने पूरा उसमें भी फिजियोग्राफिकल रीजन दे रखा है। बस आपको इसमें क्या करना था कि हिमालयन रीजन में नॉन फार्म प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं आपकी, माइनिंग हो गई, क्वारिंग हो गई, ठीक है, और रॉ एनर्जी प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, बायोमास बायोवुड हो गया, ठीक है, फिर वूल रियरिंग वगैरह हो गया, ठीक है, जिससे हम एनिमल हस्बेंड्री जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी हो गई। अब आप बताओ कि हिमालयन रीजन में क्या खेती हो सकती है, नहीं, तो ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी वहाँ पर, ठीक है, लिथियम की वहाँ माइनिंग होगी, तो वूल रियरिंग होगी, एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरी सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है। पेनिनसुलर रीजन में क्योंकि यहाँ पे मिनरल रिच है तो यहाँ पे माइनिंग क्वारिंग ज़्यादा होगी। कोस्टल प्लेन में हमारी ब्लू इकनॉमी आ जाती है तो फिशिंग एक्टिविटी होगी, फूड प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, वो सब होगा, ठीक है, श्रिम्प एग्रीकल्चर होगा। फिर आइलैंड जितने भी हैं उसमें क्या होगा, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ भी हमारी होगी। तो ये सारे फिजियोग्राफिकल फीचर्स इंडिया के हैं जिसमें हिमालयन रीजन आ जाता है, फिर पेनिनसुलर आ जाता है, फिर कोस्टल प्लेन्स हमारे आ जाते हैं, आइलैंड आ जाते हैं। तो ये सारे रीजन में आपको डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को वो करके आना था। 10 नंबर का सवाल है, बड़े आसानी से हो जाता। आप इंडिया का डायग्राम बना के आते हैं यहाँ पर और इन जो फिजियोग्राफिकल रीजन को डिवाइड करते और यहाँ पे डायग्राम में भी लिख के आते और वैसे भी लिख के आते। फिर आता है हमारा एक्सप्लेन ब्रीफली द इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी जनरेशन। सोलर एनर्जी जनरेशन के क्या बेनिफिट्स हैं विद सुइटेबल एग्जांपल्स। हालांकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी की मैंने अलग से नोट बनाया हुआ था मेरी थीम में, सारे क्वेश्चन थीम वाइज आए हैं बिल्कुल तरीके से, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी ओवर कन्वेंशनल एनर्जी सीधा सीधा दे रखा है, ठीक है। इकोनॉमिक एडवांटेज है, ये एडवांटेज है, वो एडवांटेज है। फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी दे रखे हैं, फिर वे फॉरवर्ड भी दे रखा है, और क्या क्या चाहिए, ठीक है। एक जगह नहीं दे रखा, और भी जगह पूरा सोलर एनर्जी पे हमने वही बनाया हुआ था, पूरा नोट ही बनाया हुआ है कि पोटेंशियल इन इंडिया क्या है, करंट स्टेटस क्या है, कितनी सोलर टाइप की टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, ठीक है। फिर इनिशिएटिव्स कौन कौन से लिए गए हैं, वो सारे इनिशिएटिव्स हमने वन नेशन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है, और फिर ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, स्पेशल ये सूर्यपुत्र नेशन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, ग्लोबल अलायंस, ग्लोबल एनर्जी कॉरिडोर, सोलर चरखा मिशन, ग्लोबल सोलर काउंसिल, इन सब पे पॉइंट्स हमने दे रखे हैं। पूरा नोट ही हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे बनाया हुआ था हमने, ठीक है। वेस्ट को कैसे, सोलर वेस्ट को कैसे टैकल करेंगे, एवरीथिंग क्वेश्चन ने तो ये पूछा है, लेकिन कुछ भी पूछता सोलर एनर्जी के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन आता था। सुनामी क्या है, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाट आर देयर कॉन्सिक्वेंसेस। मैंने आपको खोल खोल के बताया था कि भाई जो हमारे कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं वो आप अच्छे से करके जाओ, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सुनामी क्लियर दे रखा है, कॉजेज ऑफ सुनामी, ये लो जी, हाउ ए सुनामी वर्क्स, ये लो जी, सुनामी प्रोन एरियाज इन इंडिया, ये लो जी, इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, ये लो जी, ठीक है। कौन कौन से केस स्टडी जो हमारे 2004 की हुई थी उसकी केस स्टडी तक दे रखी है। सुनामी के लिए हमने क्या प्रिपेयर्डनेस अपना रखी है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो तक दे रखा है। करंट डेवलपमेंट्स दे रखी हैं, कौन कौन सी ऐप इंडिया ने लॉन्च कर रखी है, किस तरीके से सुनामी मैनेजमेंट के क्या क्या चैलेंजेस हैं, पूरा सुनामी पे नोट दे रखा है भाई हमने। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन, जितने भी कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट्स हैं मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे हमने बढ़िया तरीके से नोट्स में बता रखा है, एक एक चीज़ खोल खोल के, ठीक है। और यही मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ अपने सेशंस में कि भाई ब्रेनस्टॉर्म करो, चीज़ें सेम टू सेम आएंगी जो मैं बता रहा हूँ। फिर हाउ डज स्मार्ट सिटी इन इंडिया एड्रेस द इश्यूज ऑफ अर्बन पॉवर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। स्मार्ट सिटी का क्या रोल है, देखो, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्मार्ट सिटी, स्ट्रैटेजी एंड कंपोनेंट्स ऑफ स्मार्ट सिटी प्रोग्राम किस तरीके से करेगा। बस इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन इज दिस कि अर्बन पॉवर्टी को कैसे रिमूव करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस कैसे देगा, इसको आप इन पॉइंट्स को बस आपको डिवाइड करना था अपने दिमाग से। नोट में मैंने सारा आपको दे ही रखा है, ठीक है। ICT ई गवर्नेंस करेगा, इतने सारे पॉइंटर्स दे रखे हैं। आप दो दो मतलब चार चार पॉइंट भी डाल के आते दोनों पार्ट में, वे फॉरवर्ड के साथ सब दे रखा है स्मार्ट सिटी मिशन का,
ठीक है, अर्बन फ्लडिंग का भी दे रखा है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आया लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी था। फिर ईथोस ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस। हालांकि ये थोड़ा बहुत एथिक्स का इसमें टच आता है कि प्रोफेशनलिज्म कैसे आएगी और नेशनलिस्टिक कॉन्शियसनेस हमारा सोसाइटी का पार्ट है कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो नेशनलिस्टिक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि इसमें जो हमने आंसर दे रखा है, स्मार्ट सिटी प्रोग्राम हो गया, हाँ, एथिकल कॉम्पिटेंस, कि क्या क्या एथिकल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, करेज ऑफ कन्विक्शन, इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, किस तरीके से आएगी वैल्यू बेस्ड ट्रेनिंग में, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एम्पैथी में इंस्टीट्यूशनल रोल मॉडल्स अपनाने पड़ेंगे, कोड ऑफ एथिक्स अपनाना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। ठीक है, पीयर लर्निंग, वे फॉरवर्ड में क्या आएगा कि भाई एनुअल अप्रेजल रिपोर्ट आएगी, और भी बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दे रखे हैं दुनिया भर के। ठीक है, कि जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी सर्विस का क्या रोल है, प्रॉपर दे रखा है इसमें। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं तरीके से, आप इनको करते तो ये सारे आंसर्स आप कर पाते। ठीक है, फिर देखो कि इनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें वैल्यूज इरोड हो रही हैं सिविल सर्विसेज में, उसका क्या सॉल्यूशन है। प्रॉपर क्वेश्चन दे रखा है। फिर डू यू थिंक दैट ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन ओनली एन एग्रेसिव कंज्यूमर कल्चर, जस्टिफाई योर आंसर। नॉट ओनली, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है ग्लोबलाइजेशन के, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। अब इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन का पूरा तरीके से मैंने नोट बना रखा है और आपको ये अवेलेबल है, दिखाता हूँ कहाँ। ग्लोबलाइजेशन ऑफ कल्चर इन इंडिया, कि ये हमारे ग्लोबलाइजेशन का कल्चर हुआ है। ठीक है, ड्रेस फैशन में ये है, फूड में ये है, लैंग्वेज में ये चेंजेस हुए हैं, होमोजेनाइजेशन ऑफ कल्चर हुआ है। ठीक है, पॉपुलर कल्चर बढ़ा है। आप अगर नेगेटिव पॉजिटिव की बात करो तो नेगेटिव पॉजिटिव भी इसमें दे रखे हैं। मिडिल क्लास में पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, एंटरप्रेन्योर्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, बिजनेस क्लास में पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, सिविल सोसाइटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट, फार्मर्स के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। इतने बढ़िया तरीके से आपके लिए नोट्स बनाए थे मैंने। ठीक है, पूरा ग्लोबलाइजेशन का ही नोट दे रखा है। और देखो क्वेश्चन भी दे रखा है, टू व्हाट एक्सटेंट ग्लोबलाइजेशन इन्फ्लुएंस्ड इंडियन कल्चरल डाइवर्सिटी। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, ये पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हुआ है, ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ है। तो आप ये दोनों को लिख के आप ये इसमें जस्टिफाई कर सकते थे कि नॉट ओनली पॉजिटिव बट नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जितने भी इसमें दे रखे हैं सब कंज्यूमराइजेशन के हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट। कंज्यूमर कल्चर पे क्वेश्चन भी स्पेशल दे रखा था हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, कि फेस्टिवल्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव ट्रांसफेशन हुए हैं। फिर चैलेंज टू कल्चर है कि रिचुअल डाइल्यूशन हो रहा है, कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है, रूरल अर्बन डिवाइड हो रहा है। तो एक एक पॉइंट हर का लेके आते हैं आप इसमें, कि कंज्यूमर कल्चर इन टर्म्स ऑफ फूड, इन टर्म्स ऑफ फैमिली, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से ड्रेसिंग सेंस, इन टर्म्स ऑफ कॉमर्शलाइजेशन, ई कॉमर्स हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे इसमें। फिर महात्मा ज्योतिबा फूले, राइटिंग्स एंड एफर्ट, सोशल रिफॉर्म उन्होंने किया। अब ज्योतिबा फूले, मैंने बताया था कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट में कुछ पर्सनैलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बी आर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, इन पर्सनैलिटीज़ इंपॉर्टेंट है, उनके लिए मैंने अलग से नोट बनाया था आपके लिए। अब आप बोलोगे कि ये तो यार स्पेशल कोई नहीं कराता। ठीक है, हमने कराया है, देखो ज्योतिबा फूले अच्छे से दे रखा है। अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड, सोशल रिफॉर्म्स एंड एक्टिविज्म, एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म किए, वुमेन के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए, एंटी कास्ट के लिए क्या क्या रिफॉर्म किए, सत्यशोधक समाज इन्होंने लॉन्च किया। फिर पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन, इतना अच्छे से पॉइंट दर पॉइंट दे रखा है। फूले व्यू ऑन ब्रिटिश, हमें पता था ये क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए तो आपको दिया था इतना डिटेल में। कास्ट एनालिसिस, वुमन इनिशिएटिव्स, महात्मा टाइटल कैसे मिला, लेगेसी क्या है उनकी। और फिर आपको रिवीजन के लिए शॉर्ट में भी दिया ये कि की अचीवमेंट्स क्या हैं, अचानक से पढ़ लो जितनी भी पर्सनैलिटीज़ हैं उनकी। फिर ट्रेस इंडियाज कंसोलिडेशन प्रोसेस ड्यूरिंग अर्ली फेज ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, एजुकेशन, इंटरनेशनल रिलेशन। अब आप बोलोगे कि यार ये कंसोलिडेशन कौन पढ़ाता है,
ये पॉलिटी में भी, इकोनॉमी में भी, एजुकेशन में भी, इंटरनेशनल रिलेशन में भी अलग अलग। आपको क्या पता ये क्वेश्चन कहाँ से आया, कैसे आया? मैं भाई कुछ नहीं करना, मेरे नोट से आया ये क्वेश्चन, दिखाता हूँ मैं। ग्लोबलाइजेशन हो गया, महात्मा जी हो गए। ये देखो, बियॉन्ड पार्टीशन चैलेंजेस इन इंटरनल कंसोलिडेशन। क्या क्या चैलेंजेस थे? टेरिटरी का चैलेंज था, पॉलिटी का चैलेंज था, इकोनॉमी का चैलेंज था, सोसाइटी का चैलेंज था। चैलेंज डिसाइड कर लिए। अब आप बताते हैं पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कैसे हुआ। तरीके से बताया, तरीके से कि पॉलिटिकल कंसोलिडेशन मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे 3 स्टेट ज्वाइन कराए, ठीक है। फिर एक एक स्टेट का हमने डिटेल बताया कि कब कैसे हुआ, कि जूनागढ़ में क्या प्रोसेस फॉलो हुआ। लेकिन आपको ये सारा नहीं लिखना था, बस पॉइंट पॉइंट लिखने थे। JNK का कैसे हुआ, ठीक है, हैदराबाद का कैसे हुआ, ये पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के पॉइंट्स थे हमारे सारे, ठीक है। अब आप बोलोगे पॉलिटिकल कंसोलिडेशन तो हो गया, फिर फ्रेंच पोर्चुगीज जो सेटलमेंट्स थी उनका भी कंसोलिडेशन पॉलिटी में हमने बताया, ठीक है। अब पॉलिटिकल कंसोलिडेशन के बाद ट्राइबल इंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ। अब ट्राइबल इंटीग्रेशन कौन पढ़ाता है, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता था ट्राइबल के साथ। ट्राइबल इंटीग्रेशन ऐसे कराया, सारा उसका डिटेल दे रखा है। फिर आप बोलोगे ट्राइबल इंटीग्रेशन हो गया, फिर हमने तो इकोनॉमी बोला था, तो लैंग्वेज आ गया, सोसाइटी इंटीग्रेशन। लैंग्वेज इंटीग्रेशन कैसे हुआ, ऑफिशियल लैंग्वेज डिबेट हुई, ठीक है। ऐसे हमारा लैंग्वेज का इंटीग्रेशन हो गया। तो आप ये देखो कि सारे के सारे फिर ये इंटीग्रेशन पे क्वेश्चन भी आए हमारे, PYQs हमने कराए इंटीग्रेशन पे, कि इंटीग्रेशन प्रोसेस इंडियन, ये वैसे पॉलिटी का है एस्पेक्ट, ठीक है, लेकिन इसमें सारे इसमें आएंगे सारे, ठीक है। फाइनेंशियल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ थी, उन्हें हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। रूलर का रेसिस्टेंस था, कम्युनल एथनिक टेंशन्स थी, उन्हें हमने रिजॉल्व किया। लिंग्विस्टिक कल्चरल डाइवर्सिटी थी, उन्हें हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स करे। डिलेड एक्सेशन एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, उसको हमने रिजॉल्व किया, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ट्राइबल हमने किया, प्राइवी पर्सेस को एबोलिश किया। इतने सारे पॉइंट्स मैंने दे रखे थे। इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते थे इंटीग्रेशन वाले को। ये हमारी डायरेक्ट थीम से आया था पोस्ट इंडिपेंडेंस की, हमने 2 ही थीम कराई थी। लोग कह रहे थे कि 2 थीम में आता है क्या, हाँ 2 थीम से ही क्वेश्चन आ गया, देखो। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन हैज़ एंड्योरिंग रेलेवेंस टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा। अब ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। हमने रेवोल्यूशन की ही स्पेशल PDF बना रखी थी, ठीक है। फिर चैलेंजेस इन इंटीग्रेशन भी दे रखा था कि क्या क्या चैलेंजेस आए, देखो सब चीज़ दे रखी थी इसमें, ठीक है। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी हमने इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दिया, लेकिन ये लैंग्वेज इंटीग्रेशन पे था। हालांकि हमारे सारे क्वेश्चन आप देखोगे, एक लैंग्वेज पे था, दूसरा हमारा इंटरनेशनल इंटीग्रेशन था, ठीक है, शिमला एग्रीमेंट वाला। फिर तीसरा हमारा ये था कि कल्चरल इंटीग्रेशन, पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये सारे इंटीग्रेशन के पॉइंट थे कि हिस्टोरिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर लेड टू द इमरजेंस ऑफ सेशनिस्ट मूवमेंट। तो सेशनिस्ट मूवमेंट के क्वेश्चन थे ये सारे, कि उसका फिर सेशनिस्ट मूवमेंट के बाद ही तो इंटीग्रेशन होगा, वो चैलेंजेस थे हमारे। फिर सिग्निफिकेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पूछ रहा, डायरेक्ट बता दिया कि पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या रहा, सोशल इम्पैक्ट क्या रहा, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते तो वो क्या रहे, इम्पैक्ट ऑन ब्रिटेन, इम्पैक्ट ऑन यूरोप, ग्लोबल इफेक्ट्स क्या रहे, ठीक है। तो ये सारे जो इनकी वैल्यूज़ थी, ये सारी चीज़ जो हैं, ये आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस में लिखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उससे क्या क्या इम्पैक्ट आया इंडिया पे ग्लोबल इफेक्ट्स में, ठीक है। और वही उससे आज की जो वैल्यूज़ हैं हमारी, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो हमारी कहाँ से आई, वो हमारी फ्रेंच रेवोल्यूशन से आई। फिर गिव द जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ शोर ऑयल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम ऑन शोर अकरेंस ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ये ऑयल रिजर्व्स हैं, ये किस तरीके से डिफरेंट हैं। अब ये वर्ल्ड की बात कर रहा है, इंडिया की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमने इसमें इंडिया का भी दे रखा है, वर्ल्ड का भी दे रखा है। मैं दिखाता हूँ आपको, कहाँ गई फाइल। ये देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसका क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस के लिए दे रखा है कि इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटनमेंट थॉट ऑफ फ्रांस बिफोर द रेवोल्यूशन। तो क्वेश्चन भी दे रखे हैं, नोट्स तो हैं ही, क्वेश्चन भी हमने प्रैक्टिस करा रखे हैं भैया, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल रिजर्व्स इन इंडिया, इंडिया का सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें दे रखा है, ठीक है। ऑफ शोर ऑयल फील्ड्स, ऑन शोर ऑयल फील्ड्स, क्या क्या इसकी लोकेशन, डिस्कवरी, सिग्निफिकेंस है और कहाँ कहाँ है ये, विद लिस्ट दे रखा है इंडिया में,
ठीक है, अब आप बोलोगे वर्ल्ड का दे रखा है, हाँ भाई वर्ल्ड का भी दे रखा है, ये देखो ग्लोबल कोल रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन, ऑयल का भी होगा इसमें। ये रहा। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, इंडिया का भी दे रखा है। ये देखो विद मैप दे रखा है, विद टेबल दे रखा है कि मिडिल ईस्ट में कैसा कैसा है, रशिया में कहाँ कहाँ है, विद एग्जांपल्स एंड फैक्ट्स, नॉर्थ अमेरिका में कहाँ कहाँ है, लैटिन अमेरिका में कहाँ कहाँ है, अफ्रीका में कहाँ कहाँ है, यूरोप में कहाँ कहाँ है। पेट्रोलियम का नहीं आता, नेचुरल गैस का आता है, या कोल का आता, नेचुरल गैस का भी दे रखा है। इसी तरीके से वर्ल्ड का अलग है, इंडिया का अलग है। इतना अच्छे से आपको दे रखा है क्योंकि हमें पता है क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज़ होगा जीआईएस रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स में, ठीक है, लोकेशनल एंड एरियल प्लानिंग में। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ड्रोन्स का मैंने अलग से नोट बनाया था क्योंकि ये सिक्योरिटी में भी रेलेवेंट है, ये हमारा एग्रीकल्चर में भी रेलेवेंट है। एग्रीकल्चर के अगर पॉइंट्स इसमें लिख के आगे तो वही सेम है कि जैसे हम एग्रीकल्चर की प्लानिंग करेंगे विद एआई एंड ड्रोन्स, वैसे ही हम एरियल प्लानिंग करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर में हमारी एरियल प्लानिंग ही बेसिकली हो रही है। कहाँ गया यार ये क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले हो गया ये। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया इस पे। ये देखो हमने स्पेसिफिकली क्वेश्चन दे रखा है कि सैटेलाइट मैपिंग, रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से एग्रीकल्चर डिसीजन मेकिंग में होगा, क्रॉपिंग पैटर्न हम कैसे नापेंगे। अब इसमें जो आंसर लिखना है इस क्वेश्चन में वो सेम टू सेम है कि सैटेलाइट इमेजरी एंड रिमोट सेंसिंग का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स। जो स्पेशल टेक्निक का है किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं विद एग्जाम्पल्स। रियल टाइम डेटा एंड लैंड यूज़ चेंजेस का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, भुवन इसरो ने बनाया, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर बनाया, ये देखो। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम अदर एक्टिविटीज़ में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि प्रेडिक्टिव मॉडल्स हम बना सकते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग, रिस्क मिटिगेशन हम कर सकते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम हम बना सकते हैं पॉलिसी में, क्लाइमेट एडेप्टेशन हम कर सकते हैं, एनवायरनमेंट में उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रीसेंट डेवलपमेंट्स, एक एक डेवलपमेंट आपको दे रखे हैं इन एवरी फील्ड। ठीक है, चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड तक दे रखा है। ये तो एक क्वेश्चन की बात बता रहा हूँ, कई जगह हमने दे रखा है ये। आप इसको 4-5 बार प्रैक्टिस करते इस क्वेश्चन को। सिक्योरिटी में हमने ये दे रखा है कि आर्म ड्रोन्स एंड एआई का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इन सिक्योरिटी, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या हमारे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स का किस तरीके से यूज़ करना है, आर्टिफिशियल बिग डेटा, ड्रोन्स एंड रोबोटिक्स। ठीक है, ब्लॉकचेन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, मोबाइल डेटा एडवाइजरी जारी कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेशन एंड स्मार्ट इक्विपमेंट्स हम इसमें लगा सकते हैं, स्मार्ट ट्रैक्टर्स लिखे, ऑटोमेटेड ड्रिप सिस्टम्स लगा सकते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्ड ग्रीन हाउस हम बना सकते हैं। तो इतना सारा हमने डेटा दे रखा है इसमें और प्रैक्टिस भी करवाई है आपसे। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के लिए तो हमने अलग से पीडीएफ बना रखी है कि भाई ये पूछेगा, एआई पावर डिसीजन सिस्टम पूछेगा, जियो स्पेशल मैपिंग, रिमोट सेंसिंग पूछेगा। देखो 3-3 4-4 बार आप रिवाइज कर जाते सिर्फ इन्हीं चीज़ों को जो आपसे इस पेपर में पूछी है। डिस्कस हाउ चेंजेस इन शेप एंड साइजेस ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बेसिस ऑन द प्लानिट टेक प्लेस ड्यू टू द टेक्टोनिक मूवमेंट ऑफ क्रिस्टल मासेस। अब टेक्टोनिक मूवमेंट ये तो वैसे बहुत ही बेसिक एंड इजी टॉपिक है बट स्टिल दिखाता हूँ आपको। ये लेटेस्ट एडवांसमेंट भी एआई की वो सब दे रखा है यार। एआई का तो पूरा हमने भयंकर निचोड़ दिया था एआई और ड्रोन को तो अपने नोट्स में विद प्रैक्टिस। फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय मैकेंजी एंड पार्कर। ठीक है, अब ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में कैसे कैसे इसका मूवमेंट होता है, थ्योरी के बाद ये डाइवर्जेंट प्लेस मूवमेंट होता है। ठीक है, इससे क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं हमारे इसमें, और लैंडफॉर्म्स क्या क्या बनते हैं। ये पूछ रहा है लैंडफॉर्म कैसे बन रहे हैं, कि मिड ओशनिक रिज बन रही है, हाइड्रोथर्मल वेंट बन रहा है, सबमरीन वॉल्केनो बन रहे हैं, फिशर इरप्शन हो रहा है, फिर कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल डाइवर्जेंस में क्या हो रहा है, कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हमारे बन रहे हैं, रिफ्ट वैली, एक एक तरीके से दे रखा है विद पॉइंट्स। फिर कन्वर्जेंस में देखो, कन्वर्जेंस में फिर लैंडफॉर्म्स दे रखे हैं,
क्या क्या लैंडफॉर्म्स बनते हैं हमारे, यही तो पूछ रहा है। और पूछ ही क्या रहा है वो, ओशन ओशन कन्वर्जेंस में कौन कौन से लैंडफॉर्म, इतना सारा लिख के आओगे यार, इसमें दो दो पॉइंट भी लिखाते ना तो भी बन जाता। ये कितना डिटेल में हमने दे रखा है। फिर डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन गंगा रिवर बेसिन विद स्पेशल रेफरेंस टू लैंड, सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज। कि भाई हमारी जो पॉपुलेशन है वो गंगा रिवर बेसिन में क्या है। गंगा रिवर बेसिन इज व्हाट, नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। और टेक्टोनिक पे हमने क्वेश्चन भी दे रखा है कि क्या क्या बनता है, कैसे कैसे बनता है। ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि पॉपुलेशन हमारी इस एरिया में गंगा रिवर बेसिन में क्यों रह रही है। एग्रीकल्चर हार्टलैंड है, एबंडेंट वाटर रिसोर्सेज है। ठीक है। फिर डेंस पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट है, 40% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन लिव्स, विद फैक्ट दे रखा है भाई। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इंडस्ट्रियल सिग्निफिकेंस क्या है, रिच एनर्जी रिसोर्सेज हैं इसमें, कौन कौन से एनर्जी रिसोर्सेज हैं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, कल्चरल हिस्टोरिकल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। यही तो पूछ रहा है गंगा रिवर बेसिन का क्या सिग्निफिकेंस है। क्लाइमेट सिग्निफिकेंस आप देख लो, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस आप देख लो, एनवायरमेंटल सिग्निफिकेंस आप देख लो नॉर्दर्न प्लेन्स का। हमें पता है वो क्या पूछेगा, यही पूछ रहा है। फिर हाउ डू यू अकाउंट फॉर ग्रोइंग फास्ट फूड इंडस्ट्री। अब ये फास्ट फूड इंडस्ट्री भाई इतना डिटेल में कौन जाएगा। गिवन दैट देयर आर इंक्रीज हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न सोसाइटी, इलस्ट्रेट योर आंसर विद द इंडियन एक्सपीरियंस। अब बेसिकली ये कल्चर का क्वेश्चन है। आपको इसमें क्या करना था कि इंडियन ट्रेडिशनल फूड हैबिट्स प्लस मतलब इन कंपैरिजन टू फास्ट फूड। तो ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड इंडस्ट्री के बारे में क्वेश्चन है कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे ग्लोबलाइजेशन से इंडियन फूड इंडस्ट्री पे पड़े और इंडियन का ट्रेडिशनल फूड कैसे इम्पैक्ट हुआ। तो पहले तो आपको ट्रेडिशनल फूड का पता होना चाहिए था कि हमारा ट्रेडिशनल फूड कैसे कैसे डाइवर्सिफाइड है ओवरऑल इंडिया। तो इंडिया का डायग्राम बनाते, उसमें डिफरेंट डिफरेंट फूड बताते, जैसे भी आपको पता है, जितना भी पता है। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ने कैसे नेगेटिव इम्पैक्ट करा वो आप बताते फूड में। ठीक है। उसके फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस बताते कि हेल्थ कॉन्सिक्वेंस है उसके, क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंस है कि नॉन वेजिटेरियनिज्म बढ़ा है उसके क्लाइमेट कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स आप लिख सकते थे, वो सारे पॉइंट्स मैंने अपने नोट्स में आपको दे रखे थे कि फूड कल्चर एंड ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल डिफ्यूजन ऑफ फूड हो गया कि बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल, फिजी ड्रिंक्स। हमें पता था ये क्वेश्चन आ सकता है भाई, तो इसीलिए तो ये नोट डाला है यहाँ पर। चैलेंजेस क्या हुए ट्रेडिशनल फूड सिस्टम के, और यही चीज़ हमने फैशन एंड ड्रेस में भी डाली है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता तो ये आप लिख के आते, लाइफ स्टाइल इम्पैक्ट हुआ इससे। ठीक है। मैक आलू टिक्की, बर्गर और ये फला जो है नवरात्रि स्पेशल मील्स हो गया हमारा ग्लोबलाइजेशन से। ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है कि फूड हैबिट पे किस तरीके से हमारा जो है माइक्रोकॉज्म बन रहा है इंडियन फूड इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये पूरा दे रखा है फेस्टिवल से कैसे जुड़े, फूड हैबिट्स एज एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस। तो हमारा क्या डिफरेंट डिफरेंट फूड हैबिट्स थी। ठीक है। रोल ऑफ रीजनल प्रैक्टिसेस इन फूड सब दे रखा है इसमें, क्वेश्चन भी करा रखा है। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन इसमें इतने पॉइंटर्स थे आप लिख सकते थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। फिर अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन कुड कम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद पुअर पीपल नीड्स इन द कंट्री इन इंडिया कमेंट। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एम्फेसिस और सस्टेनेबल ग्रोथ ये दोनों और पुअर पीपल जो है उसमें आ रहा है। तो ये एनवायरमेंटल वर्सेस डेवलपमेंटल डिबेट के बारे में बात कर रहा है कि अगर हम पॉवर्टी रिड्यूस करते हैं तो हमें एनवायरमेंट को हैम्पर करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं तो जो हमारे पुअर लोग हैं उनके लिए हम किस तरीके से आएंगे। तो इसको दो पार्ट में आपको डिवाइड करना था कि भाई एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट, पहला ये है। एंड हाउ कैन वी रिमूव द कॉन्सिक्वेंस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ठीक है। तो हमें बैलेंस्ड मैनर में लेके चलना है इसको। ठीक है। तो यही तो पूछ रहा है ये। अब देखो इसमें फूड हैबिट हो गया, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडिया, कि अगर हम जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हमें करना ही क्यों है, कि इसलिए करना है, एग्रीकल्चर स्टेट्स आ रहा है, वाटर स्टेट्स आ रहा है, तो इससे अगर हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ओवरऑल हमारी पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होगी। पहला तो ये पॉइंट हो गया। ठीक है। फिर हमें साथ में लेके कैसे चलना है कि एनवायरनमेंट भी हमारा बचे और पॉवर्टी भी रिड्यूस हो। ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। रिहैबिलिटेशन का पॉइंट्स भी जो है हमने इसमें दे रखा है कि रिहैबिलिटेशन ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स हो रही है जब भी हम एनवायरमेंट और उसके मतलब
डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट ला रहे हैं उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। इम्पैक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, लॉस ऑफ लाइवलीहुड, कल्चरल सोशल डिसइंटीग्रेशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, चैलेंजेस हैं कि डेटा हमारे पास नहीं है, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच हम फॉलो करते हैं, तो ये सब हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिटिगेशन हमारा होना चाहिए किस तरीके से कि पार्टिसिपेटिव प्लानिंग होनी चाहिए, रोबस्ट सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट अलॉन्ग विद एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, लैंड फॉर लैंड कंपनसेशन, कैंपा एक्ट। ठीक है, जिसमें फॉरेस्ट अगर हम काटते हैं तो फॉरेस्ट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारा होना चाहिए। फिर इकोनॉमी में हम ले सकते हैं कि ग्रीन बॉन्ड वगैरह का यूज़, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड का सिस्टम, कार्बन क्रेडिट का सिस्टम, तो ये सब हम सिस्टम अपना के, ठीक है, पॉवर्टी भी रिड्यूस कर सकते हैं, साथ में इकोनॉमिक बेनिफिट भी हम ले सकते हैं। फिर आता है डज ट्राइबल डेवलपमेंट इन इंडिया सेंटर अराउंड टू एक्सिस, दोज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ रिहेबिलिटेशन, कि डिस्प्लेस हो गए उनके क्या इशू हैं, ठीक है, और रिहेबिलिटेशन हो गए उनके क्या इश्यूज़ हैं, ओवरऑल ट्राइबल के हमारे क्या इशू हैं। तो ट्राइबल तो बहुत बड़ा टॉपिक था, इसके हमने प्रॉब्लम के हमने मेजर नोट्स बना रखे थे कि मेजर प्रॉब्लम चैलेंजेस फेसिंग ट्राइबल सोसाइटी, कि लैंड एलिनेशन हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आती है, इलिटरेसी एंड एजुकेशन एक्सक्लूजन हमारा रहता है, हेल्थ न्यूट्रिशनल इश्यूज़ रहते हैं, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन रहता है, कल्चरल इल्यूजन हो जाता है, वायलेंस एंड इंसर्जेंसी हो जाती है। ठीक है, एंड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव गैप रहते हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो जाती है उससे क्या इश्यूज़ हैं। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे? सॉल्यूशन यही होंगे कि डिस्प्लेसमेंट अगर हम कर रहे हैं तो ये सब हमें साथ में चीज़ें लेके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, इस पे हमने क्वेश्चन भी बना रखा है कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ के क्या क्या कंसर्न्स हैं और उन कंसर्न्स को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। वो रिहेबिलिटेशन वाले पॉइंट्स में भी सेम ही चीज़ आएगी कि इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ नॉलेज, कम्युनिटी लेड हेल्थ गवर्नेंस होनी चाहिए। ठीक है, कल्चरली अप्रोप्रिएट हमारी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। ठीक है, डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा। तो वो सारे ट्राइबल सोसाइटी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे हमने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी, ठीक है, और अपने जो है नोट्स में भी तरीके से। तो ये सारा का सारा पेपर हमारे नोट से आया है, सारा का सारा पेपर जो है आप बेसिकली अच्छे से हैंडल कर सकते थे अगर हमारा प्रोग्राम आपने ज्वाइन किया होता तो। नेवरदलेस अभी भी लेट नहीं हुए, आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वो 4 सितंबर से शुरू है, जिसमें पूरी की पूरी मेंस तैयारी, नॉट इन 80,000, नॉट इन 90,000, नॉट, कोई टेस्ट सीरीज की ज़रूरत नहीं है। आप बस प्रोग्राम देखें, उसमें हम 1500 क्वेश्चन कराते हैं, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। ऐसे ही वीडियो में GS2, GS3, GS4 की बनाऊंगा। सारा पेपर हमारे नोट से आया है और ये सारे क्वेश्चंस एंड नोट्स वील एक्सप्लेन थीम वाइज इन आवर वीडियोस। आप ज्वाइन करें और ऐसे इनिशिएटिव को आप ख़त्म होने से बचा लें। थैंक यू।